हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत की राज्य व्यवस्था के 6वें संस्करण से यहाँ पर अध्याय 55वां और 56वां। देखिए यहाँ पर जो 55वां अध्याय आपका जो है उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कही गई है और वहीं 56वें अधिक जो है चैप्टर में राज्य मानवाधिकार आयोग की बात की गई है। हम जानेंगे कि मानवाधिकार आयोग इसका क्या रोल होता है, किस तरह से अपनी ये कार्रवाइयाँ करता है और मानवाधिकार अगर नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, तो इन सब बातों का अध्ययन हम इस अध्याय के तहत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या नोट डाउन करना है यहाँ पर और क्या क्या डिस्कस करना है। चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि संविधान में जब हमें फंडामेंटल राइट्स दे दिए हैं, यानी मौलिक अधिकार जब दे दिए हैं, तो यहाँ पर फिर मानवाधिकार आयोग की बात करना फिर क्या बात हुई यहाँ पे, जब हमें यानी कि जब हमें फंडामेंटल राइट्स के जरिए हमें यहाँ पे बता दिया गया है कि अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 के तहत हमारी जो मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम इनके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे मानवाधिकार आयोग की बात क्यों की है? देखिए करने का रीज़न ये था क्योंकि हम बात बात के लिए, यानी कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो उन बातों के लिए लेकर हम जो बार बार जो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं या फिर हम अपने जो हाई कोर्ट है वहाँ तक पहुँच नहीं बना सकते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे घटित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमारे जो अधिकारों का जब हनन होता है, यानी कि हमारे मानवीय जो गरिमा का हनन जब कोई अधिकारी करता है या फिर कोई जो अधिकारी है, प्राधिकारी या प्राधिकरण है, हमारी मानवीय गरिमाओं का हनन करने की कोशिश करता है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसमें एक डर व्याप्त करने के लिए, यानी कि डर बैठाने के लिए, ताकि आप लोगों का शोषण ना करें, लोगों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें, तो यहाँ पर हमने एक मानवाधिकार आयोग बना दिया है। ठीक है, देखिए ये एक तरह से आप मान सकते हैं इसे संसद की तरह, यानी संसद बोल रहा हूँ मैं, इसे जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरह जो सेमी यानी कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये है, यानी एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया यहाँ पे चलती है इसमें। और इसे सिविल जो अधिकार होते हैं आपके, यानी कि जितने जो आपके सिविल न्यायालयों के जो अधिकार हैं वही अधिकार इसे भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये केवल लोगों को सुगमतापूर्वक, लोगों को अधिकार जो संरक्षित रहे, लोगों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, उसके लिए हमने यहाँ पे मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर दी है। ठीक है, यानी कि आप लोगों के माइंड में, काफ़ी लोगों के माइंड में ये प्रश्न उठा होगा कि सर हमें जब फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए हैं, यहाँ पे बता दिया गया है 32 और 226 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की साइड में जा सकते हैं, ऐसे में फिर मानवाधिकार आयोग बनाने का क्या मतलब हुआ? मानवाधिकार आयोग बनाने का मतलब सीधा सीधा यही निकल के आता है कि भाई हर आदमी हर बात के लिए, मान लीजिए अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह किया, ठीक है, कोई क्राइम किया। अब क्राइम के लिए क्या किया भाई, पुलिस वालों ने उसको पकड़ना था। अब वो पकड़ में तो आ नहीं रहा व्यक्ति, उसकी बीवी बच्चों को उठा लाया, उसे उन्हें मारा पीटा। अब बीवी बच्चों को मारना पीटना कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई उसके बच्चों को थोड़ी ना पता है कि हमारे पिता ने ऐसे क्राइम कर दिया, उसकी बीवी को थोड़ी ना पता है। ठीक है, तो ये जो घटना होगी ये मानवाधिकार आयोग के दायरे में आएगी, यानी यहाँ पर मानवाधिकार आयोग तत्काल एक्शन लेगा, क्योंकि आप संबंधित व्यक्ति जो आपने जो अपराधी उसे पकड़िए, उसके बीवी बच्चों से क्या मतलब है? ठीक है, इस तरह से आप उसे दंडित थोड़ी ना कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब क्योंकि वो बीवी बच्चे उस समय असहाय होते हैं, तो ऐसे में ऐसे थोड़ी ना है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तुरंत चले जाए। तो ऐसे में मानवाधिकार आयोग जो होता है वो यही सब चीजें हैं, यानी मानवाधिकार आयोग क्या करता है कि इन सब से इनका बचाव करता है, इन्हें सुनिश्चित करता है कि आपका किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी हेडिंग आपकी यही है, यानी आपका चैप्टर 55 यही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए मानवाधिकार आयोग की बात करें तो आपको पता होगा ये ना तो एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी ये संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका जो गठन हुआ है वो संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा हुआ है। और ये अधिनियम था, अधिनियम का नाम था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, यानी कि ये अधिनियम जो था वो सन 1993 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा जारी किया गया था अधिनियम। ठीक है, और इसके बाद सन 1993 में इस संसद को में इसे जो है दोनों सदनों से इसे जो है अनुमति मिल गई। ठीक है, इसके बाद ये अधिनियम जो था 28 सितंबर 1993 में जाके प्रभावी हो गया। ठीक है, यानी पहले राष्ट्रपति ने इसको बात को संज्ञान में लिया और राष्ट्रपति ने संज्ञान में लेकर इस संबंध में पहले अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश जारी होने के बाद आपको पता होगा अध्यादेश की क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, संसद के दोनों सदनों में ये पारित भी हो गया अध्यादेश, हम मानवाधिकारों की बात कही गई यहाँ पर। उसके बाद ये फिर कानून एक बन गया ये। ठीक है, तो ये एक सांविधिक है। ठीक है, सांविधिक निकाय है, यानी संवैधानिक नहीं है, सांविधिक नहीं है, यानी कि जो है सांविधिक है, यानी कि अधिनियम के द्वारा बना हुआ निकाय है। पहली बात तो ये जान लीजिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कहा गया है यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, अर्थात संविधान द्वारा अविनिश्चित या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समता और व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकार। देखिए हमारे संविधान ने तो हमें प्रदत्त अधिकार दिए हैं फंडामेंटल राइट्स के जरिए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी हुई हैं हमारे यहाँ, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियों में वहाँ पर व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई, व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार की बात कही गई है, ऐसे तमाम अधिकारों की वहाँ पे बात की गई है। तो हम उन संधियों के जो है
हस्ताक्षरकर्ता भी हैं, ठीक है। तो उन सब संधियों को प्रभावी बनाने के लिए, उन सब संधियों में जो जो बातें वर्णित की गई उन्हें प्रभावी बनाने के लिए यहाँ पर मानवाधिकार आयोग अपना रोल निभाता है, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ उद्देश्य यहाँ पे बताए गए हैं, जो उद्देश्य यहाँ पर आपके सामने लिखे गए हैं कि उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना जिसके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों को पूर्ण में समाधान किया जा सके, ठीक है। अधिकारों के अतिक्रमण को सरकार के स्वतंत्र रूप में इस तरह से देखना ताकि सरकार का ध्यान उसके द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके। तो मतलब इसने ये बात कही है कि भाई यहाँ पर मान लीजिए सरकारें तमाम ऐसी आती हैं जो इन बातों को ध्यान में नहीं रखती हैं, यानी अपनी तानाशाही में सरकार चलाती हैं। तो ऐसी सरकारों पर हम बार बार उन्हें चिन्हित करें, उनसे बार बार उनसे कहें कि आप इस तरह का कोई कृत्य ना करें जिससे कि लोगों का मानवाधिकार जो है हनन हो, ऐसा कोई कृत्य ना करें। तो बार बार हम उस संदर्भ में उन्हें बताते रहें। तो ये सब बातें कही गई हैं। देखिए लिखना नहीं है, मैं आगे ये सब चीज़ें जो है बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी संरचना देख लेते हैं, यानी वर्तमान में इसकी संरचना क्या है। देखिए यहाँ पर एक बहुत सदस्यीय संस्था है यहाँ पे, यानी बहुत सारे सदस्य हैं इसमें। वर्तमान में यहाँ पर जो है एक अध्यक्ष है, 5 सदस्य होते हैं, और इसका जो अध्यक्ष है भारत का कोई रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश CJI या एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इसके 5 सदस्यों में से इसका एक सदस्य जो है उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, या उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। इसके अलावा अब आपने एक सदस्य के बारे में जान लिया, इसके 3 अन्य सदस्य हैं, उनको क्या होगा, 3 अन्य व्यक्तियों को मानवाधिकार से संबंधित क्षेत्रों से उन्हें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके अलावा इसमें कुछ पूर्णकालिक सदस्य भी रख दिए गए हैं। पूर्णकालिक में यहाँ पर 7 पदेन सदस्यों का जो प्रावधान रखा गया है। पदेन का मतलब होता है एक्स ऑफिसियो, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो पहले किसी ऑफिसियल विभाग में रह चुके हों, ठीक है, पहले किसी विभाग के जो है प्रमुख रह चुके हों और बाद में उन्हें किसी और विभाग में जाकर रख दिया हो सदस्य के रूप में, ठीक है। एक्स ऑफिसियो इसका मतलब ये निकल के आता है, ठीक है। तो एक्स ऑफिसियो जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे 7 सदस्य इसमें रखने का प्रावधान दिया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि कम से कम इसमें कोई एक महिला भी शामिल की जाए, ठीक है। तो इस तरह से इसका ढांचा बनाया गया है। और इसके अलावा इसके कुछ अन्य सदस्य भी, पदेन सदस्य भी बनाए गए हैं, जैसे माइनॉरिटी जो आयोग है, अनुसूचित आयोग है, जनजाति आयोग है, महिला आयोग, ये भी इसके कुछ जो है यहाँ पर सदस्य बनाए गए हैं, यानी इसके कुछ मुख्य पदेन सदस्य बनाए गए हैं। विभिन्न आयोग बनाए गए हैं, जैसे अल्पसंख्यक आयोग हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग हुआ। तो ऊपर ये कुछ आयोग और हैं, इनके अध्यक्ष राष्ट्रीय OBC आयोग हुआ, आपका बाल अधिकार सुरक्षा आयोग हुआ, विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त। तो ये भी कुछ पदेन सदस्य के रूप में रखने का इसमें प्रावधान है, ठीक है। अब देखिए इनकी नियुक्ति कैसे होती है, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय पैनल गठित किया जाता है, उसकी समिति की सिफारिश पे होती है। और देखिए इसके लिए जो पैनल गठित किया जाता है, पैनल में संसद में सत्ता में रहने सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ही नहीं होते हैं, उसमें विपक्ष के कुछ लोग भी शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री समिति में होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, इसके बाद संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता होते हैं, केंद्रीय गृहमंत्री होते हैं। ऐसे करके ये 6 लोगों की कमेटी तैयार होती है, जो कि मानवाधिकार आयोग का जो व्यक्ति है, मानवाधिकार आयोग के जो जहाँ पर अध्यक्ष है उसका चुनाव करती है, उसके चुनाव के लिए अनुशंसा करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इनकी सेवा शर्तों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इनके अध्यक्षों की सदस्यों का कार्यकाल जो होगा 3 साल के लिए होगा, या फिर उनकी उम्र 70 वर्ष जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। कभी कभी क्या हो जाता है, कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए 60 साल के बाद वो जो है यहाँ पर रख दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, अब वो 63 साल का रिटायर हो गया, तो ऐसा नहीं है 63 के बाद अपनी सेवा नहीं दे पाएगा, वो पुनः भी चुना जा सकता है, पुनः भी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। अगर उसकी एज बची हुई है तो पुनः भी नियुक्त किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ से निकलने के बाद ये लोग, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से निकलने के पश्चात ये लोग राज्य या केंद्र सरकार में किसी भी पद के योग्य नहीं होते, यानी किसी अन्य पद पर नहीं रखे जाएंगे। देखिए ऐसा इसलिए प्रावधान बनाए गए हैं क्योंकि पक्षपात ना हो, सबसे बड़ी बात है पक्षपात ना हो। मान लीजिए अभी यहाँ आपने यहाँ पर बैठकर कोई ऐसा डिसीजन दे दिया जिससे क्या होता है, एक स्ट्रिक्ट डिसीजन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर रहकर ये आपने ये भी कह दिया, किसी राज्य में कोई राज्य जो है अपनी मनमानी चला रहा है, आपने उस राज्य का फेवर कर दिया। अब राज्य ने आपको इनाम स्वरूप कि हाँ हम आपको ये मंत्रालय सौंप रहे हैं, इस मंत्रालय का ये प्रमुख बना देंगे, वो बना देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। इसलिए यहाँ पे प्रावधान बना दिया गया है कि आप इसके बाद, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अपने कार्यकाल के बाद अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी पद के योग्य आप नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रावधान बना दिया गया है कि भाई आप कोई लाभ के नाते, कोई या फिर लालच के नाते कोई यहाँ पे कोई गलत कदम ना उठाएं, इसके लिए यहाँ पे किया गया है। अब देखिए इनको हटाने का तरीका वही है, राष्ट्रपति ने हटाएगा। जैसे मान लीजिए दिवालिया हो जाए, यानी कि दिवालिया का मतलब हो जाए बैंक से उसे बिल्कुल कह दिया जाए कि भाई बिल्कुल ऋणग्रस्त है, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है, दिवालिया हो जाए,
या फिर अपने कार्यकाल के दौरान वो कहीं लाभ के पद पर हो, रोजगार में सम्मिलित हो, मानसिक शारीरिक कारणों से अगर वो असमर्थ हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, सक्षम न्यायालय में ऐसी घोषणा कर दे वो, ठीक है। और या तो वह न्यायालय द्वारा किसी अपराधी का दोषी व सजायाफ्ता हो, ठीक है, यानी किसी न्यायालय के द्वारा उसे दोषी बता दिया जाए या फिर सजा उसे दे दी जाए। ऐसी स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति से जो है हटा सकता है इसके पद से। अब देखिए, इसे हटाने का वही एक कारण है, या तो कदाचार हो सकता है, यानी कि अपने दुराचार के कारण, अक्षमता के कारण भी हटाया जा सकता है। अगर दुराचार के आधार पर इसे हटाया जाता है तो उस स्थिति में यहाँ पर ये जांच जो होगी वो उच्चतम न्यायालय को सौंपी जाएगी। उच्चतम न्यायालय अगर ये पाता है कि भाई संबंधित व्यक्ति, संबंधित अध्यक्ष जो है ये कदाचार में संलिप्त पाया जाता है, तो वो अनुशंसा कर सकता है राष्ट्रपति से कि भाई आप इसे अपने पद से हटा दीजिए, पदच्युत कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हटाने का प्रावधान है, ठीक है। वैसे कंडीशन ये सब दे रखी है यहाँ पर कि परिस्थिति निम्न, ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन फिर भी कदाचार का कहीं मामला आता है तो उसकी जांच कौन करेगा, उसकी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर ये पाया जाता है कि भाई कदाचार कर रहा है, कहीं दुराचार कर रहा है वो, ठीक है, पक्षपात कर रहा है कहीं, ठीक है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में अगर सही पाएगा तो राष्ट्रपति उसकी सलाह पर इसे पद से हटा देगा, ठीक है, यानी कदाचार के मामले में। अब देखिए, इसके सेवा शर्तें वगैरह जो है इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, इनके अध्यक्ष के सदस्यों के वेतन, भत्ते, ये सब सेवा शर्तें जो होते हैं ये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और अपने पद पर रहते हुए, यानी अब जब ये लोग अपने पद पर तैनात होते हैं उस समय इनमें कोई कटौती नहीं की जाती है, ठीक है। यानी अपने पद के दौरान ऐसा नहीं है भाई उनके वेतन भत्ते कम कर दिए जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब इनके कार्य देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, कार्य इनके क्या क्या है। देखिए, यहाँ पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता हो की जांच स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करना। लोक सेवक का मतलब क्या हो गया, लोक सेवक का मतलब सिविल सर्वेंट्स, यानी आईएएस, आईपीएस, जो भी पीसीएस ऑफिसर्स हैं। जैसे कि आपने तमाम बार देखा होगा कि कुछ लोग, जैसे गरीब लोग जाते हैं, भाई हमारा भूमधिगढ़ हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। अब ऐसे में आईएएस, आईपीएस ऑफिसर क्या है, बड़े बड़े भूमाफिया से मान लीजिए मिल गए, ठीक है, उनकी शिकायत ही नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे में ये मानवाधिकार आयोग उन पर एक्शन लेगा, बिल्कुल लेगा एक्शन। या फिर न्यायालय में कोई पेंडिंग में मामला चल रहा हो, ठीक है, यानी मानवाधिकार से संबंधित कोई पेंडिंग में मामला चल रहा हो। लेकिन मानवाधिकार से संबंधित पेंडिंग में मामला क्या होता है, जैसे न्यायालय में तमाम ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे दंगों के दौरान तमाम व्यक्ति, निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस उठा के अंदर डाल देती है, उन पर तमाम चार्जेस वगैरह लगा देती है, तो मानवाधिकार आयोग उन लोगों की सहायता करता है। मानवाधिकार आयोग उन्हें वकील वगैरह मुहैया करवाता है, वकील वगैरह की सहायता, विधिक सहायता वगैरह मुहैया करवाता है ताकि वो लोग अपनी बात रख सकें, ठीक है। वहीं आपके जेलों, बंदी गृहों की जाकर मतलब जांच करना, स्थिति का अध्ययन करना कि भाई वहाँ पर परिस्थितियाँ कैसी हैं। देखिए, अभी मुझे याद आया जेलों से, यहाँ मुझे याद आया कि तमाम जेलों में शोषण होता है, शोषण तमाम तरह से होता है जेलों में। जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए जिस व्यक्ति ने गुनाह कर दिया, अब कोर्ट ने उसे सजा भी दे दी, फांसी की सजा हो, उम्र कैद की सजा हो, या 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल की सजा हो, जो भी सजा हो, ठीक है, वो सजा तो अपनी काट रहा है। सजा के दौरान उसे सश्रम सजा मिली हुई है, यानी श्रम के दौरान श्रम करेगा वो, पहली सजा मिली हुई, सजा बिल्कुल काटेगा वो। अब जेल में क्या होता है, जेलों में आपने देखा होगा, जैसे अभी अभी बिहार का कुछ महीने पहले बिहार का एक अखबार में आया भी था, यानी आपका द हिंदू में भी आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया, विभिन्न अखबारों में आया था कि वहाँ की एक महिला ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर एक गुहार लगाई थी कि मेरे साथ जो है यौन संबंध न बनाने पर यहाँ के जो कर्मचारी हैं मुझे मारते पीटते हैं, मुझे भूखा रखते हैं, अगर मैंने यौन संबंध बनाने से अगर मैं मना करती हूँ। तो ऐसे भी बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं, यानी कि महिला बंदियों के साथ शोषण होता है, वहाँ पर अन्य बंदी जो मौजूद है उनके साथ शोषण किया जाता है कि भाई अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें मारा पीटा जाता है। तो इस बात की जो सुनिश्चितता है मानवाधिकार आयोग करता है कि उनका किसी प्रकार से शोषण ना हो, यानी उन्हें सजा मिली हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे अपना पर्सनल काम करवाएंगे। यानी जेलर ये चाहे कि सजा प्राप्त व्यक्ति है, यानी कोई व्यक्ति को 7 साल की सजा हुई है, तो भाई जेलर चाहे उसे अपने वहीं जेल के अंदर उससे अपना पर्सनल काम करवाए, अपने कपड़े धुलवाए, ये बिल्कुल नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर ये यही करेगा, मानवाधिकार आयोग इस चीज में एक्शन लेता है। अब देखिए, यहाँ पर संवैधानिक जो विधिक उपबंध है इनकी समीक्षा ही करना समय समय पर कितने प्रभावी है नहीं है, ठीक है। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना। यानी आतंकवाद के दौरान जो ह्यूमन राइट्स जो हैं, यानी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है आतंकवाद के दौरान, जैसे आपने देखा होगा कि तमाम सर्च ऑपरेशन वगैरह चलाई जाती हैं, उस दौरान नागरिकों को दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि भाई कहीं आतंकवाद का बहाना करके नागरिकों को मारा जाए, बेकसूर नागरिकों को मारा जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके जो है मानवाधिकार उन्हें प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए नक्सल एरिया में क्या होता है कि तमाम लोग जो हैं नक्सली होते हैं, मालूम नहीं पड़ पाता है भाई वो नक्सली हैं या नहीं है। तो ऐसे में क्या करती है, जब पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह, काफ़ी बारी मामले उठे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह सर्च वगैरह करती है तो उनके बीवी बच्चों को मार दिया, किसी को मार दिया, जो है नक्सली बता के मार दिया। तो ऐसे में ये जो सुरक्षा है, यानी कि जो आम आदमी की सुरक्षा जो है मानवाधिकारी सुनिश्चित करता है। यानी कोई व्यक्ति मान लो ऐसे कार्य में संलिप्त होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज का कोई अधिकारी या को, तो उन पर तत्काल कार्रवाई करवाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
दो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, दस्तावेज हैं, इनका अध्ययन करना और इन्हें प्रभावी तरीके से लागू करवाना। ठीक है, आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय संधियां तमाम हमारी होती हैं, जैसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को राजनीतिक नैतिक रूप से मजबूत करने की, सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है, और विभिन्न तरीके से लोगों की जो है जीवन शैली को सुधारने के लिए तमाम संधियां हमने की हुई हैं विदेशों में, जैसे नागरिक राजनीतिक स्तर पर तमाम संधियों में हम संलिप्त हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई भी ऐसी गतिविधि अपने यहाँ भारत में संचालित होने देंगे जिससे उन संधियों का हनन हो रहा होगा, तो यकीन मानिए फिर हमारा संधि पर हस्ताक्षर करना व्यर्थ चला जाएगा। तो मानवाधिकार आयोग यही करता है कि हमारी संधियों पर जो हमारी ट्रीटी यानी कि जो हमारे साइन हुए हैं, जिसके हम अनुबंध हमारा जो हुआ है वो अनुबंध टूटे ना। ठीक है, वो संधियां बरकरार बनी रहें। मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना, उसे प्रोत्साहित करना, यानी मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना, उसे प्रोत्साहित करने का मतलब ये है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको ले रहा हूँ, जैसे प्रोस्टिट्यूट का एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रोस्टिट्यूशन का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, आपने जानते होंगे यानी वेश्यावृत्ति। तो वेश्यावृत्ति में आपने देखा होगा कि तमाम औरतें जो होती हैं अपनी मर्जी से भी कुछ आ जाती हैं या फिर कुछ धकेल दी जाती हैं और बाद में इसी प्रोफेशन को अपना लेती हैं। तो मानवाधिकार आयोग वाले ये करते हैं, भाई अब मान लो कोई औरत तो वहाँ पर उस प्रोफेशन में कैसे भी दलदल में जाके घुस गई, गिर गई, अब वो उसका निकलना अभी मुश्किल है, लेकिन उसके बच्चों को तो बचाया जा सकता है। उसके बच्चे जो पैदा होने वाले हैं उन्हें अगर उस वातावरण से हम दूर ले जाएं तो वो तो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो ये मानवाधिकार आयोग जो होता है वो इसी चीज़ को लेकर रिसर्च करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, कि मान लीजिए जेल में बंद कह दिए हैं। अब जैसे मान लीजिए काफ़ी बार आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ते होंगे, कोई महिला कैदी यानी गर्भवती महिला कैदी जो मान लीजिए किसी अपराध के लिए जेल में चली गई, अब जेल में उसके बच्चे की डिलीवरी हो गई। अब भाई जो पैदा होने वाला बच्चा है वो तो दोषी नहीं है, पैदा होने वाला जो वहाँ पे बच्चा है वो तो उसे थोड़ी ना मालूम है भाई हमारी माँ ने अपराध किया और इस वजह से हम जेल में पैदा हुए, वो क्यों सजा काटे, अपनी माँ के साथ वो क्यों सजा काटे। तो इन स्थितियों को से निपटने के लिए या फिर इन ऐसे व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए ये जो है तमाम रिसर्च वगैरह करते हैं और इन्हें प्रोत्साहित करते हैं ताकि ये जो है इनके साथ कोई गलत ना हो। जो जैसे मान लीजिए नए पैदा होने वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो उन्हें उनका भविष्य सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए ये शोध कार्य वगैरह करते हैं। ठीक है, वहीं लोगों के बीच जागरूकता फैलाना, यानी लोगों को बताना कि भाई किस तरह से मानवाधिकारों का अगर हनन होता है तो आप किस तरह से आप हमें सूचित कर सकते हैं, आप विधिक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ये बताना। तमाम एनजीओज वगैरह जो हैं यानी गैर सरकारी संगठन जो हैं इनके प्रयासों की सराहना करना, यानी आपको पता होगा कि तमाम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं एनजीओज जो हैं वो वर्क करते हैं लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों को विधिक कानूनी सहायता प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, यानी आपने देखा होगा तमाम एनजीओज जो हैं सहायता करते हैं, जैसे रेप विक्टिम्स के लिए। ठीक है, यानी जो रेप विक्टिम्स की फैमिली वगैरह हैं उनके कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, उनको वकील वगैरह प्रदान करवाने के लिए वो लोग सहायता करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनजीओज की सराहना करना, एनजीओज को प्रोत्साहन देना ताकि ये लोग समय जगह जगह पर जाकर लोगों को जागरूक कर सकें, मानवाधिकारों के बारे में बता सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए इसकी कार्यप्रणाली इसकी कैसे चलती है। देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है, इसका कार्यालय जो है दिल्ली में अवस्थित है और इसके जो कार्य हैं, कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया है कि इसे सिविल जो न्यायालय के जो अधिकार होते हैं वो प्राप्त हैं, इसके पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार और शक्तियाँ हैं और इसका चरित्र जो है न्यायिक है। ठीक है, यानी कि ये अपनी आयोग से यानी आयोग केंद्र और राज्य सरकारों से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट को ये मांग सकता है, यानी किस जरूरत पड़ने पर किसी भी जानकारी के लिए कह सकता है भाई आपने मान लीजिए वहाँ पर कहीं सर्च ऑपरेशन चलाया, किसी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया, उससे क्या कोई जानने वाले को हानि हुई या नहीं हुई, या फिर आपने कोई परियोजना लेके आई, उससे क्या परियोजना से कोई लोगों की जान माले को हानि हुई या नहीं हुई। तो तमाम ये ऐसी गतिविधियों के लिए ये रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है, देखिए ये जैसे आयोग क्या करता है, मान लीजिए कोई ऐसे तमाम शिकायतें वगैरह हैं उनकी जांच के लिए स्वयं का एक दल बनाता है, उससे जांच करवाता है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो आप ध्यान रखना, यानी कि आपका मानवाधिकार आयोग जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये वही मामलों की जांच करता है जो 1 वर्ष से कम समय में हुआ हो। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष के अंदर अंदर घटित कोई मामला जो इसके संज्ञान में पहुंच जाता है, ये उन्हीं मामलों की जांच करता है। अब ऐसा नहीं है 5 साल पहले कोई मामला घटित हुआ हो, 5 साल बाद आप उसे बताएं मानवाधिकार आयोग को, सर हमारे साथ तो पुलिस वालों ने मिलकर ये जांच की, हमारे बेटे के साथ जबरदस्ती पकड़ के ले गए, उसकी मारपीट की, जबरदस्ती से जुर्म कबूल पाया, तो ये सब चीज़ें बाद में नहीं मानी जाएंगी। आप विदिन 1 ईयर के अंदर अंदर इसे इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हमारे साथ ये घटित हुआ है, तभी एक्शन लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है आयोग ऐसे किसी भी मामले के लिए अधिकृत नहीं है जैसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो, यानी 1 साल के अंदर अंदर, 1 वर्ष से कम समय के अंदर अंदर जो मामले घटित हुए हैं उनके लिए ये एक्टिव रहता है, 1 साल से ज़्यादा वालों के लिए नहीं। ठीक है, यानी 1 साल के अंदर अंदर इसके संज्ञान में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आयोग अगर जांच कर ले और जांच के बाद ये पाता है कि कोई संबंधित व्यक्ति दोषी है तो उसके लिए क्या करेगा। देखिए उसके लिए ये कर सकता है पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान का भुगतान करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी कुछ केस में देख रहा हूँ 2 सालों से कि तमाम व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें
गलत तरीके से जो है फंसा दिया गया और बेचारे मतलब 15-15 साल 10-10 साल की सज़ा काट के बाहर निकले और बाद में पता चला सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बताया कि भाई आप लोग निर्दोष थे, आपको तो बेवजह फंसाया गया। अब भाई 15 साल किसी व्यक्ति के जेल में निकल जाएं और उसके बाद उसे जेल से बाहर निकाला जाए, यकीन मानिए उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में मानवाधिकार आयोग वाले ही सक्रिय होते हैं, वो कहते हैं सरकार से कि आपने 15 साल का तो उस व्यक्ति का करियर चौपट कर दिया, अब कम से कम 15 साल का इसका एक मतलब भत्ते के तौर पर कुछ तो दीजिए इसे, ताकि अपना जो अपनी आगे की बची हुई लाइफ है वो तो स्टार्ट कर पाए। तो ये क्षतिपूर्ति वगैरह सुनिश्चित करवाता है। लिखा गया है यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने की संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। यानी मान लीजिए कोई आईपीएस वगैरह है, उसने आईएएस वगैरह अपनी सनक में किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है, ठीक है, किसी व्यक्ति को अपनी पावर के दम पर उसे अपने गलत तरीके से यानी कि अपने हिरासत वगैरह में रखवा दिया है, तो उसके लिए संबंधित सरकार को इन्फॉर्म करेगा, ये सिफारिश करेगा प्राधिकरण को, ठीक है, कि भाई उसको तत्काल न्यायालय तक पहुंचाया जाए, अपनी बात वो न्यायालय में रखे और बाहर निकल सके, ठीक है। तत्काल अंतरिम सहायता भी प्रदान करवाता है ये। जैसे अंतरिम का मतलब क्या होता है, ये संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है। देखिए यहाँ पर मैं नाम एक यूज करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि वो व्यक्ति अब दोषी करार दे दिया गया है कोर्ट में, तो अब मुझे उसका नाम लेने में कोई यहाँ पे परहेज नहीं करना चाहिए। अगर वो दोषी नहीं होता तो मैं उसका नाम लेने में परहेज करता। जैसे एक उन्नाव का गैंगरेप आपको याद होगा, उन्नाव के गैंगरेप में जो विधायक जी थे उन्नाव वाले, ठीक है, उन्नाव के गैंगरेप में जो विधायक जी थे उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दे दिया, उन्हें सजा भी दे दी, उम्र कैद की सजा भी मिल चुकी है। उन्होंने क्या किया था, जो रेप विक्टिम थी उसकी फैमिली को मरवा दिया था, यानी कि उन्होंने ट्रक के जरिए उस पूरी फैमिली को कुचलवा दिया था। तब उस समय मानवाधिकार आयोग ने तत्काल घोषणा की थी, जो जिंदा बची हुई लड़की है उसे तत्काल सरकार सहायता दे, तो ऐसे करके 10 लाख रुपए की सहायता उसे तत्काल दी गई थी, ठीक है। तो यानी कि वो रीजन यही हुआ था कि भाई उसके पास अब कोई नहीं बचा, वो कैसे अपना जीवन यापन करेगी, सब आपने उसके पूरे घर को खत्म करवा दिया, ठीक है। और बाद में खैर जो दोषी विधायक है उसे सजा मिली और अभी उस पर जो है बाद बाकी जो मुकदमे जो लगे हुए तो उनमें भी जजमेंट आ गया है उसका, ठीक है। तो ये जो होते हैं अंतरिम सहायता, ये अंतरिम सहायता ये दी गई है ऐसे, ठीक है, कि भाई तत्काल सहायता आपको यहाँ पे प्रदान करवाई गई, तत्काल जैसे यहाँ पे कोई दोषी के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हुआ तत्काल उन्होंने सहायता प्रदान करवाई उसे, ठीक है। और यहाँ पर आयोग संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश और रिट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के में जा सकता है जारी करवाने के लिए, अगर मानवाधिकारों का हनन होता है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात निकल के आती है इसकी भूमिका क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए यहाँ पर मुझे जो 2-3 चीज़ें हैं वो अक्सर परेशान करती हैं। कहीं भी संविधान में या संविधानेतर जो निकाय हैं उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं की गई है कि उन्हें शक्तियाँ क्या कर दी गई हैं, मतलब सब झोलमाल वाला कर दिया गया है कि भाई कहीं तो कह दिया गया हमने इन्हें सिविल मामलों वाले अधिकार दे दिए हैं, और दूसरी बात कहीं कह दी गई है कि हमने नहीं, इनकी तो केवल अनुशंसा वाली सलाहकारी प्रवृत्तियाँ हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये संविधान का स्पष्ट ढांचा होने की वजह से हैं, जिसकी वजह से चीज़ें फंस जाती हैं। यकीन मानिए अगर इन्हें कुछ पावर दे दी जाएगी तब वो अच्छे से काम कर पाएंगे। अब चूंकि इनकी प्रवृत्ति इस तरह से हमने भूमिका इस तरह से सेट कर दी है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि ये काम कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता, ना ही आयोग पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता जैसे आर्थिक सहायता दे सकता है। यानी केवल यहाँ पर आपने ऊपर वाली सहायता देने वाले प्रावधान पढ़े, सिफारिश कर सकता है ये, यानी कि ये इसके हाथ में ये नहीं है कि भाई आपने देखा कि भाई किसी व्यक्ति के साथ जो है उसके साथ यानी उसके मानवाधिकारों का हनन हुआ है तो आप उसे अपने स्तर से दंड देकर, यानी जिसने हनन किया उसे दंड नहीं दे सकते। ना ही जिस व्यक्ति के साथ मानवाधिकारों का हनन हुआ है, जिसको पीड़ित व्यक्ति, उसे आप आर्थिक सहायता भी नहीं दे सकते हैं। केवल संबंधित प्राधिकरण को, संबंधित सरकार को आप अनुशंसा कर सकते हैं, जो है सलाह दे सकते हैं कि भाई आप इसे सहायता प्रदान कीजिए। और आयोग की द्वारा जो सलाह दी गई है इसके लिए सरकार या अधिकारी बाध्य नहीं है, लेकिन उसकी कार्यवाही यानी उसकी सलाह पर की गई कार्यवाही के लिए उसे जो 1 महीने के भीतर सूचित करना पड़ेगा संबंधित राज्य को और संबंधित अधिकारी को कि भाई हमने क्या किया, आपने जो समय सलाह दी उसका हमने क्या किया। तो इस तरह से क्या है कि सूचित करने का यहाँ पर थोड़ा ये है, देखिए यहाँ पर 4-6 चीज़ें आके मिल जाती हैं जिस वजह से मानवाधिकार आयोग का रोल थोड़ा बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे मीडिया जो है 4th पिलर के रूप में यहाँ पे साथ में आके खड़ा हो जाता है, तो मानवाधिकार का रोल थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। यानी कि तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो मीडिया वगैरह में आ जाते हैं, तो ऐसे करके मानवाधिकार की सलाह वगैरह होती है फिर मजबूरन संबंधित राज्य सरकार को, संबंधित सरकार को माननी ही पड़ती है, ठीक है। क्योंकि अगर वो झुटलाएगी, उस सलाह को मानेगी नहीं, तो मीडिया वाले भी प्रश्न उठाते हैं, लोगों में, आम जन में एक बात रखते हैं अपनी कि भाई ये घटनाएं घटित हुई, आपकी पूरा पैनल शांत है, पूरी सरकार शांत है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ऐसे में कार्रवाई करनी पड़ती है, ठीक है। यानी इन्होंने सलाहकारी प्रवृत्ति तो रख दी है लेकिन फिर भी कार्रवाई होती है, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर एक कहा गया है कि देखिए यहाँ पर बात भी गई इस संदर्भ में, आयोग ने एक भूतपूर्व सदस्य ने पाया कि सरकार आयोग की सिफारिशों को पूर्णतः नहीं नकारती। नहीं नकारने का रीज़न ये है क्योंकि कोई एक व्यक्ति यहाँ पर इन पर प्रेशर नहीं डालता है। सर यहाँ पर इसके अलावा मीडिया का भी एक रोल रहता है, मीडिया का रोल रहता है। इसके अलावा तमाम और जो आपके आयोग हैं, यानी कि जो तमाम और आयोग जो किसी संबद्ध हैं पदेन सदस्य के रूप में, जैसे अल्पसंख्यक आयोग हुआ, SC/ST आयोग हुआ, महिला आयोग हुआ, पिछड़ा वर्ग आयोग हुआ, बाल अधिकार आयोग हुआ, ये आयोग भी सक्रिय रहते हैं, ये आयोग भी अपना प्रेशर बनाते हैं। तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि सरकार को उनकी बात या अधिकारी को उनकी बात माननी ही पड़ती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं इसके पास क्या क्या है भाई। देखिए आयोग जो है वो केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी सलाह दे सकता है। केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर आयोग की सिफारिश पर की गई कार्रवाई के बारे में बताना होगा। ठीक है, यानी केंद्र सरकार को क्या करना होगा, 3 महीने के भीतर आयोग कोई सिफारिश अगर कर रहा है तो उसके अंदर उसके बारे में 3 महीने के अंदर कोई अपनी जो कार्रवाई उसने की है सिफारिश के आधार पर, उसके बारे में आयोग को बताएगा भी ये। ठीक है, केंद्र सरकार आयोग को बताएगी कि भाई हमने आपकी सिफारिश दी संबंधित व्यक्ति को लेकर, उस सिफारिश को हमने देखते हुए ये कार्य कदम उठाए हैं, इसके बारे में आयोग को बताएगा भी केंद्र सरकार। ठीक है, और देखिए आयोग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है, ये केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है और फिर संबंधित जैसे संसद के संदर्भ में जो अपनी रिपोर्ट है केंद्र सरकार के संबंध में संसद में रखी जाती है। राज्य विधायिकाओं के संबंध में राज्य का जो विधानसभा होती है वहाँ रखी जाती है, विधान परिषद होता है वहाँ रखी जाती है। ठीक है, तो ये बातें ऑलरेडी जानते हैं। अब देखते हैं, देखिए ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर अपना कार्य का निष्पादन करता है, यानी कि ये विषय अपने हाथ में ले रखे हैं इसने। तो वो कुछ क्षेत्र हम देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा बंधुआ मजदूरी वाला, आपका अनुच्छेद यानी आर्टिकल 23 आता है, बलाश्रम या बंधुआ मजदूरी। ठीक है, आर्टिकल 23 में आपने पढ़ा था, अनुच्छेद 23 के तहत आपने देखा भी था, यानी बलाश्रम के बारे में आपने यहाँ पर देखा भी था। बलाश्रम में क्या क्या होता है, किस तरह से कार्रवाइयाँ होती हैं। लोग किसी व्यक्ति को जबरन उसके यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे काम नहीं करवा सकते हैं, मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं, बलाश्रम का नहीं ले सकते हैं, यानी पुरुष महिला बच्चों की वस्तु के सामान खरीद जो फरोख्त इन पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आर्टिकल 23 के तहत आता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और है, भोजन का अधिकार से संबंधित मुद्दे। भोजन का अधिकार का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, जेल में है, तो उसे ऐसा थोड़ी ना है कि भाई हम भूखा रखें, भोजन उसे भोजन हमें देना ही पड़ेगा। बाल विवाह, बाल अधिकार, ठीक है, बाल श्रम के खिलाफ आर्टिकल 24 में भी ये बात कही गई है, बाल श्रम की, चाइल्ड लेबर की बात कही गई है। जो बच्चों के साथ यौन हिंसा वगैरह होती है, ठीक है, तो मीडिया के लिए मार्गदर्शिका के रूप में आयोग सामने आता है। ठीक है, ऐसे करके महिला यात्रियों के साथ रेलगाड़ियों, कार्यस्थल पर महिला यात्रियों के साथ यौन उत्पीड़न, रेलगाड़ियों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न, ठीक है, हाथ से मैला उठाने वाली प्रथा का अंत करना, तो इन सब के लिए ये सब कार्यरत रहता है। और देखिए इसके सारे मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर ऊपर, ये मैंने नहीं लिख दिए, किताब में लिखे हुए हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार हुए, HIV एड्स संक्रमित व्यक्तियों के अधिकार हुए, ठीक है, जनसंख्या नीति वाले व्यक्तियों के मानवाधिकार हुए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे क्या हुआ था कि जब आपकी इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो हमारे यहाँ एक जुझारू नेता थे, हमारे यहाँ बड़ी एक्टिव पर्सनैलिटी थे जिनका नाम आपने सुना होगा, नाम था संजय गांधी। तो संजय गांधी ने क्या किया था उस समय, संजय गांधी ने तमाम लोगों को पकड़वा कर उनकी ज़बरदस्ती नसबंदी करवा दी थी। ठीक है, संजय गांधी ने ये किया था। आपने अगर अपने बुजुर्गों के मुंह से सुने तो वो लोग हंस के बताते हैं कि संजय गांधी ने लाखों व्यक्तियों की उन्हें पकड़ के जबरन उनकी नसबंदी करवा दी थी। ठीक है, तो बाद में इस काम की आलोचना भी हुई थी। तो ऐसा नहीं है अगर आपको जनसंख्या नीति कोई लेके आनी है तो ज़बरदस्ती किसी की नसबंदी नहीं करवाएंगे आप। ठीक है, यानी लोगों को जागरूकता के जरिए उन्हें एक शैक्षिक रूप से जानकारी देकर आप उससे जनसंख्या को रुकवाइए। ऐसा नहीं है किसी को हम जबरन कहते हैं भाई आप अगर बच्चा पैदा हुआ हम आपके बच्चे को मार देंगे या घर वालों को पनिशमेंट देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करवाना है। ठीक है, तो ये मानवाधिकार में आ जाएगा। अब आपने नहीं ये सब चीज़ें देखिए, आप अगर ये कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, अगर आप इसे डायरेक्ट पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या नीति विकास मानवाधिकार के तहत रख दिया गया है। ठीक है, कानूनों की समीक्षा आप जानते ही हैं, आतंकवादी विघटनकारी गतिविधि अधिनियम, ठीक है, प्रारूप आतंकवाद निवारण विधेयक 2000। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं आतंकवादी इलाकों में किस तरह से यहाँ पर मानवाधिकार एक्टिव होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, विद्रोह आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकार संरक्षण। देखिए आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि पूरा अप्सपा आपने नाम सुना होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपने पता होगा, ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ठीक है, तो यानी कि इसके तहत जो है जो आर्मी वगैरह जो होती है इससे जो है स्पेशल पावर मिल जाती है और पूरा संबंधित क्षेत्र का कानून चलाने का अधिकार इसके ही हाथ में आ जाता है। तो ऐसा ना हो जब अप्सपा कहीं भी लागू हो तो लोगों के साथ आर्मी जो चाहे वो करे, यानी आर्मी लोगों को मारे पीटे जो चाहे वो करे, ये बिल्कुल नहीं करेगी आप। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर ये कहा गया है पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसा ना हो कि भाई पुलिस किसी व्यक्ति को मनमर्जी से उठा लाई, उसे अच्छे से मारा पीटा, उस पर जबरन कोई केस हमने लगवा दिया, थोपवा दिया कि भाई स्वीकार कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मानवाधिकार आयोग यहाँ पे बिल्कुल एक्शन लेगा। ठीक है,
पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है, रेप हो जाता है किसी को यंत्रणा दी, टॉर्चर किया जाता है, तो इनको रोकने के लिए उठाए गए कदम, ये कदम मानवाधिकार आयोग ही उठाएगा। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कि तमाम बार पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। ठीक है, पुलिस कस्टडी में जबरन किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है पीट कर। यहाँ पे पुलिस कस्टडी में आपने देखा होगा तमाम महिलाओं के साथ रेप वगैरह हो जाता है, तमाम महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं आपने सुनी होंगी। ठीक है, कोई याची व्यक्ति थाने में गया, थाने में उसने FIR लिखवाई, FIR में उसके कुछ पुलिस वालों ने उसके साथ मिलकर दुर्व्यवहार किया, उसके साथ रेप वगैरह किया, तो ऐसे में मानवाधिकार आयोग तत्काल एक्शन लेगा उन लोगों पर, तत्काल कार्रवाई के लिए राज्य को यहाँ पर सलाह देगा कि तत्काल कार्रवाई के संबंधित विभाग को बोलेगा वो। ठीक है, यहाँ पर देखिए तमाम जो आपके टॉर्चर के संबंध में तमाम कन्वेंशन हुए हैं, जैसे जिनेवा कन्वेंशन हुआ है, इसके अलावा कुछ अतिरिक्त जो है प्रोटोकॉल वगैरह हैं। ठीक है, देखिए यही सब बात कही है, सैन्य बलों की पुलिस लोक अधिकारी नागरिक समाज के लिए मानवाधिकार प्रशिक्षण। ठीक है, इन सब के लिए यहाँ पे बात कही गई है, तो वही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह की बात कही गई है इन सब के लिए। तो ये सब लगभग देखिए 38 मुद्दे यहाँ पे दे रखे हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पर हैं। ठीक है, जिनके तहत मानवाधिकार एक्टिवेट रहता है, मानवाधिकार जिनमें हस्तक्षेप करता है, ये सब उसके जो है अधिकार क्षेत्र के अंदर विषय हाथ में ही आते हैं, उसके हाथ में रखे जाने वाले विषय हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं, ये तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हो गई, अब राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही सब चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पहली बात तो ये, इसका भी गठन 1993 का जो अधिनियम है, 1993 का जो संरक्षण मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसके द्वारा न केवल केंद्र में अपितु राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान ये किया गया है। और अब तक आपके देश में ऐसे 26 राज्य हैं जहाँ पर आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या रोल होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग जो राज्य के तहत शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे राज्य सूची में प्राप्त हैं, संबंधित सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं, ये केवल उन्हीं में हस्तक्षेप करता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के विषयों में हस्तक्षेप नहीं करता है। ये लिख लेना आप कि यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान के राज्य सूची और संबंधित सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन्हीं के तहत ही उनकी जांच कर सकता है। ठीक है, जैसे पुलिस वाले विषय हैं, ये राज्य सूची में आते हैं, तो ये उन्हीं में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए दूसरी बात यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा। मान लीजिए यहाँ पे जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आपने पढ़ा, राष्ट्रीय का मतलब ये होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहीं भी राज्य में भी हस्तक्षेप कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। अब मान लीजिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खुद कोई राज्य का मैटर जो है अपने संज्ञान में ले लिया है, तो उस स्थिति में राज्य मानवाधिकार आयोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे कोई ऐसे मुद्दे होते हैं जो मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, जिन्हें फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपने संज्ञान में लेना पड़ता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर ठीक है राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी गतिविधियों जांच नहीं करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हाथ में मैटर ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही भी गई है। लेकिन इस प्रकार यदि किसी मामले की जांच पहले से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है, तब ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, ये वहाँ पर एक्टिवेट नहीं होगा, उसकी जाँच नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए इसकी संरचना किस प्रकार से है। सबसे पहली बात इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं। ये भी बहुत सदस्यीय निकाय है। अंतर ये है कि वहाँ पर एक अध्यक्ष, 5 अदर कैंडिडेट थे, यहाँ पर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य रखे गए हैं। ठीक है, यानी इसमें एक अध्यक्ष है और 2 अन्य सदस्य इसमें रखे गए हैं। अध्यक्ष कौन होगा इसका, यानी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा या फिर एक न्यायाधीश। ठीक है, और उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होता है। ठीक है, और या फिर यहाँ पर राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश 7 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है, मानवाधिकार के बारे में जानकारी रखता हो, इसे यहाँ पर सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है, सदस्य के रूप में से रखा जा सकता है। यहाँ पे बात साफ साफ लिखी हुई है। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति वगैरह है सदस्यों की, इनको करने का कार्य जो है राज्यपाल, ठीक है, यानी कि ये राज्यपाल जो राज्य स्तर पर समिति बनी होती है, इस समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल करता है। जैसे मैंने भाभी बताया था कि वहाँ पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समिति होती है, ठीक है, 6 सदस्यीय समिति, वो समिति करती है, जिसमें प्रधानमंत्री, दोनों सदनों के यानी कि आपके लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष महोदय और राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, केंद्रीय जो आपके जो वहाँ के अन्य जो विपक्षी दल के नेता वो भी शामिल होते हैं कुछ उसमें, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री वगैरह उसमें शामिल होते हैं। तो ये लोग वहाँ पर फिर नामित करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अनुशंसा, जो राज्यपाल को नियुक्ति की अनुशंसा की जाती है राज्य स्तर पर, तो इसमें कौन कौन होते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्य का गृह मंत्री होता है, राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। ठीक है, ये अन्य सदस्य के रूप में होते हैं इस कमेटी में, जो कि अनुशंसा करते हैं राज्यपाल को कि फलाने व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इसमें लिखा है, इसके अलावा एक सदस्य के रूप में
राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राज्य के उच्च न्यायालय में कार्यरत। देखिए सदस्यों की बात यह है कि फिर तो परामर्श के जरिए रखा जा सकता है सदस्यों को। हमने अध्यक्ष की, हमें यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्ष किस प्रकार से आएंगे, ठीक है। तो अध्यक्ष हमने यहाँ पर देख लिए। अब देखिए इनके सदस्यों का कार्यकाल वही प्रोसीजर है, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का। 3 वर्ष का कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति भाई 64 साल पर रिटायर्ड हो गया, ठीक है, और 64 साल में यानी 3 साल तक 61 से 64 तक वो अपनी उसने सेवा यहाँ पर दी, 3 साल के बाद रिटायर्ड हो गया, तो 3 साल के बाद उसे फिर से नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पुनः नियुक्ति के पात्र होगा। इसके अलावा यहाँ पर वही बात कही गई है कि भाई यहाँ से रिटायर्ड होने के बाद कोई व्यक्ति जो है केंद्र या राज्य में कोई पद, सरकारी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कोई लालच के जरिए कोई पद देना चाहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है, ये चीज़ें आप अक्सर ध्यान रखा कीजिए कि इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, ठीक है, लेकिन इनके पद से हटाने का कार्य किसका है? राष्ट्रपति का पद कार्य है, यानी राष्ट्रपति ने इनके पद से हटाता है, ठीक है। और हटाने का प्रोसीजर वही है। पहली बात तो ये है, साधारण परिस्थितियाँ वही परिस्थितियाँ हैं, दिवालिया हो गया हो, मानसिक स्थिति ठीक ना हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो, ठीक है, आपराधिक में दोष सिद्धि के लिए उसे जो है सजा वगैरह दे दी गई हो। इसके अलावा कदाचार के आधार पर वही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस मामले में देखेगा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर ये पता कर लेता है, सुप्रीम कोर्ट ये बात जान लेता है कि भाई फलाना व्यक्ति जो है, संबंधित व्यक्ति जो है कदाचार के मामले में दोषी पाया गया है, तो वो तत्काल अनुशंसा करेगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से हटा देगा, ठीक है। तो वही प्रोसीजर यहाँ पर भी हटाने के लिए कोई अलग प्रोसीजर नहीं है। बस याद ध्यान रखना कि नियुक्ति यहाँ पर राज्यपाल कर रहा है और हटा कौन रहा है? राष्ट्रपति रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इनके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें वगैरह जो होती हैं, वेतन भत्ते वगैरह होती हैं, ये कौन निर्धारित करता है? ये राज्य के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन भी वही है, सेम पोर्शन वही है, पूरा पोर्शन वही है जो आपने अभी पीछे देखा, आयोग के कार्य, ठीक है, मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, ये सब वही सब चीज़ें हैं जो आप अभी आपने पीछे पढ़ी हैं, वही हैं। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है इसमें, चाहे आप वीडियो पॉज करके खुद देख लीजिए या फिर अपनी बुक में खुद देख लीजिए, कुछ भी नया नहीं है। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी है। कार्यप्रणाली भी इसकी वही है, ठीक है। यानी कि कार्यप्रणाली की बात करें तो इसमें लिखा है इसे सिविल या दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे वहाँ पर प्राप्त है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, ठीक वैसे ही, ठीक है। लेकिन वही बात यहाँ पर भी कही गई है कि इसकी जो है अनुशंसाएँ हैं वो सलाहकारी प्रवृत्ति की हैं, लेकिन जैसे वहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक ढांचा बना दिया गया तो उसे मानना ही पड़ेगा, तो वैसे यहाँ पर भी इनका ढांचा बना हुआ है कि इन्हें राज्यों को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग कुछ हद तक अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर पाता है जितना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर लेता है, क्योंकि ये राज्य की सरकारें जो होती है उनके दबाव में होता है। वहीं राष्ट्रीय स्तर वाला जो है एक खुले स्तर से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे और जो आयोग हैं वो उससे मिले होते हैं, तो वहाँ पर वो अच्छे से कार्य कर पाता है, जबकि राज्य जो आयोग जो है आपकी ह्यूमन राइट कमीशन है वो इतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा हो फर्जी एनकाउंटर वगैरह जो राज्यों में होते हैं तो उन पर ये लोग ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, ज़्यादा अपनी नहीं कह पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है कि राज्य मानवाधिकार आयोग किसी ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है जो मानव अधिकारों को उल्लंघन से संबंधित हो और 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया हो, यानी 1 साल से ज़्यादा समय वाले मामले की जो है सुनवाई ये भी नहीं करेगा, जैसे वहाँ पर भी है, ठीक है। अब देखिए वही सब चीज़ें हैं कि पीड़ित को मुआवजा देना, भुगतान करवाना या भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश करना, दोषी के लिए सेवा विरोध के लिए बंदीकरण हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश करना, ये सब चीज़ें जो अभी मैंने एक्सप्लेन की हैं वो यहीं कॉपी कर दी गई हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि इसकी प्रकृति जो है सलाहकारी प्रकृति है, ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि भाई न्यायकारी प्रकृति नहीं है। हमने न्यायिक बोल तो दिया है, न्यायिक हमने कहा भी है समय यानी बाद में कानून में, लेकिन न्यायिक प्रकृति नहीं है इसकी, सलाहकारी प्रकृति है, ठीक है। यानी कि इसे सजा देने का कोई अधिकार नहीं है और संबंधित व्यक्ति को कोई आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। केवल और केवल आयोग जो सलाह देगा राज्य को और संबंधित प्राधिकारी को या प्राधिकरण को, ठीक है, वो इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन हालांकि उसे 1 महीने के अंदर अंदर अब उसकी सलाह के उपरांत जो उसमें कदम उठाए हैं उस सलाह पर, उसके लिए उसे जो है कानूनी सूचना देनी होगी, कानूनी रूप से उसे सूचित करना होगा कि भाई आपके द्वारा दी हुई सलाह पर हमने क्या कार्य किया है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया अब यहाँ पर भी रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो होता है, जैसे मैंने वहाँ बताया था, वार्षिक प्रतिवेदन संसद या फिर राज्य सरकारों के समक्ष प्रदान करता है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये केवल और केवल प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित करता है। राज्य सरकार जो राज्य विधायिका जहाँ पर विधान परिषद है, विधान परिषद के सामने रखवाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मानवाधिकार न्यायालय ये यहाँ पर नया है। ये नया इसलिए है, देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में ये भी एक प्रावधान रखा गया है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की तेजी से जांच करने के लिए
देश के प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की जाए। ठीक है, यानी कि ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में ही ये बात कही गई थी कि भाई प्रत्येक जिले में, देश का प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की जाए। ठीक है, जहाँ पर लोग अपने मानवाधिकारों के हनन के संबंध में शिकायत कर सकें, ठीक है, और उन्हें न्याय मिल सके। इस प्रकार के न्यायालय में कौन कौन होंगे ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए, इस प्रकार के किसी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी और यहाँ पर केवल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही इनकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये इन्हीं की सिफारिश से यहाँ पर व्यक्ति जाएंगे। कौन कौन से व्यक्ति जाएंगे उनके बारे में ये यहाँ पर हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो बताएंगे राज्यपाल को किस तरह से यहाँ पर व्यक्ति रखे जाएंगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ संशोधन किए गए हैं सन 2019 में आपके मानवाधिकार के संबंध में, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। उन संशोधनों को यहाँ पर थोड़ा देख लेने की जरूरत है। 2019 में यहाँ पे संशोधन किए गए हैं, क्योंकि 1993 मैंने आपको फिर से बताया था 1993 में बना था। उस समय यहाँ पे कुछ निकाय इसमें शामिल नहीं थे, फिर बाद में उन्हें शामिल कर लिया गया, कुछ लोगों को कम कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे पहले प्रावधान ये किया गया है अभी कि एक व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, ठीक है, तो ये जो है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मतलब अध्यक्ष होने के लिए नियुक्त के लिए अर्ह होगा, यानी कि ये एलिजिबल होगा। ठीक है, देखिए ये 2019 संशोधन अधिनियम जो ये वहाँ पर नहीं रखा। देखिए बात एक ही है, ये राष्ट्रीय संदर्भ में है। ये राज्य, यानी कि आप ये मत सोचना कि राज्य मानवाधिकार आयोग वाले चैप्टर में रख दिया तो ये राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। जी नहीं, ये दोनों जगह ही एप्लीकेबल है, राज्य पर भी और राष्ट्रीय पर भी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य संख्या बढ़ाकर 2 से 3 कर दी, जिसमें अनिवार्य रूप से महिला होगी। देखिए यहाँ पर लक्ष्मीकांत पाल ने थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये की है, इन्होंने ये वाला जो पॉइंट रख दिया है ये स्टेट जो आपका जो है यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इससे संबंधित बात रख दी है। ठीक है, जबकि वहाँ पर आपने ऑलरेडी संख्या पढ़ी थी, 5 सदस्यों की संख्या थी, यानी एक अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में और 5 अदर कैंडिडेट थे। जबकि यहाँ पर राज्य में है, राज्य में क्या है, 1 कैंडिडेट और 2 अन्य सदस्यों की बात कही गई है। ठीक है, 1 कैंडिडेट और 2 यानी 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्यों की बात की गई है। तो यहाँ पर उन्होंने ये लाइन गलत तरीके से रख दी है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे एक बात ये निकल के आती है 2019 के संशोधन में कि भाई इसमें सभी व्यक्ति पुरुष ना होकर कुछ महिलाओं को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। ये बात यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर यानी कि महिला जरूर इन्वॉल्व की जाएगी, ताकि महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे जो हों वो उस पर अपनी राय दे सके, उस पर अपनी कार्रवाइयों में साथ दे सके। ठीक है, इसके अलावा वही सब चीज़ें हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, बाल अधिकार संरक्षण है, मुक्त आयुक्त हैं, दिव्यांगजनों के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग के पदेन सदस्य बनाए जाएंगे, एक्स ऑफिसियो बनाए जाएंगे ये। ठीक है, ये सब चीज़ें पहले भी थी। देखिए यहाँ पर बात कही गई है कि इसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग, राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। देखिए पहले क्या था, कार्यकाल जो था 5 वर्ष का था, लेकिन वर्तमान में इसने घटाकर क्या कर दिया है, 3 साल का कार्यकाल कर दिया है इस अधिनियम ने, 2019 के अधिनियम ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत इनका कार्यकाल घटाकर कम कर दिया गया है तो बता देंगे 2019 के मानवाधिकार जो आपका संशोधन अधिनियम है इसने इनका कार्यकाल घटा के 3 वर्ष कर दिया है। ठीक है, अब देखिए वही बताया गया है कि इसमें व्यवस्था दी कि एक व्यक्ति जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है रह चुका है, राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसने ये सब जो व्यवस्थाएं हैं इसी की व्यवस्थाएं हैं। देखिए यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पे कही गई है कि जैसे दिल्ली जैसे इलाके हैं, दिल्ली चूंकि जो है संघीय क्षेत्र है और केंद्र सरकार के अधीन में आता है, यहाँ पे प्रशासन जो है, प्रशासन का जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की है। तो यहाँ पर इसके लिए कोई राज्य स्तर पर जो है, राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग नहीं बनाया जाएगा, बल्कि ये जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही देखेगा। दिल्ली से संबंधित मामलों को आपका NHR यानी कि जो NHRC है वही देखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वही सब बातें कही गई हैं। यहाँ पर अगली बात कही गई, इसने व्यवस्था दी है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का उपयोग करें। ठीक है, प्रशासनिक शक्तियों की बात कही गई है, वित्तीय शक्तियों के उपयोग की बात कही गई है, लेकिन व्यवहार में कितना सक्सेस होता है वो आप ऑलरेडी सब जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम तमाम शक्तियों की बात कर लेते हैं। एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि न्यायिक प्रकृति ऐसे ये शक्तियाँ दे दी, वो शक्तियाँ दे दी, और दूसरी तरफ हम ये भी लिखते हैं भाई सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं है ऐसी शक्तियाँ। तो ऐसे में प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि भाई हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब चीज़ें आप लोग भी सोचते होंगे कि सर मयंक सर जो आप बोलते हैं क्या मयंक सर को भी ये लगता होगा कि भाई कहीं ना कहीं गलतियाँ, देखिए गलतियाँ मुझे नहीं लगती हैं, गलतियाँ ये जो बनाने वाले नीति निर्माता जो हैं वो इस हिसाब से गलतियाँ क्रिएट करती हैं ताकि उन्हें छूट मिल सके।
आपने देखा होगा अगर ये गलतियां नहीं होंगी तो वो लोग तमाम जो इतने सालों तक मुकदमे में उलझे रहते हैं, तमाम जो केसेस जो है पेंडिंग में चलते रहते हैं, वो इन्हीं गलतियों की वजह से चलते रहते हैं पेंडिंग में, क्योंकि हमने स्पष्ट ढांचा नहीं बनाया है कि हमने क्या स्पष्ट होना चाहिए, कौन अधिकार, कौन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी अपना पल्ला झाड़ के कोई दूसरे पर टरका देता है कि भाई आप फलानी जगह जाइए, फलानी जगह न्याय मिल जाएगा, फलानी जगह जाइए। और ऐसे में ही जो लोग हैं वो दर बदर भटकते रहते हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। ठीक है, वो रीज़न यही है, अस्पष्ट ढांचे का कारण है। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले समय में इस पर कोई गवर्नमेंट जो सुधार करे, इन सब चीज़ों को स्पष्ट करे, स्पष्ट रूप से डिफाइन करे भाई किसका क्या अधिकार क्षेत्र है, कौन किस अधिकार क्षेत्र तक जाकर अपना कार्य करेगा। ठीक है, तो आई होप वैसे जो भी अभी चल रहा है आपका जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो फिलहाल भी जो आपकी मीडिया का, चाहे वो नियंत्रण हो, मीडिया का उस पर दबाव हो या जो भी हो, या फिर आम जो लोग हैं, नो NGOs वगैरह उनका दबाव हो, वो फिर भी कुछ हद तक स्वतंत्र रूप में कार्य कर रहा है। जबकि राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थिति ये है वर्तमान में कि वो संबंधित राज्य सरकारों के अधीन ही हो गए हैं। ठीक है, यानी वो अपनी जो कार्रवाई स्वतंत्र रूप से संपादित नहीं कर पाते हैं। जैसे आप देखते होंगे फर्जी एनकाउंटर वाला, फर्जी एनकाउंटर के संदर्भ में अक्सर टिप्पणियां जो आती हैं अखबारों में वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की होती हैं, न कि राज्य मानवाधिकार आयोग की, क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग बोल ही नहीं पाता है। वहाँ के सदस्य वगैरह जो होते हैं वो किसके प्रभाव में आ जाती है, संबंधित राज्य सरकारों के प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसके साथ और पदेन सदस्य के रूप में और भी आयोग बनाए गए हैं, और भी आयोग साथ में रखे गए हैं। जैसे वहाँ पर दिव्यांगजन आयोग हुआ, बाल अधिकार संरक्षण आयोग हुआ, पिछड़ा वर्ग आयोग हुआ, SC ST आयोग वगैरह जो रखे गए हैं, तो वो सब जो है उन्हें जो है साथ साथ में उन पर कार्रवाइयों के दबाव बनाते हैं। तो वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग थोड़ा बहुत अपने स्तर से कार्रवाइयाँ कर पाता है। ठीक है, जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग पूर्णतः राज्यों के अधीन आ गए हैं और वो इस तरह से कार्रवाइयाँ नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें कॉमन सेंस के आधार पर हैं। आप लोग ये सब चीज़ें अखबार में अगर डेली अगर आप आर्टिकल्स वगैरह जो है संपादकीय वाले पेज पे पूरे पूरे आर्टिकल्स लिखे आते हैं मानवाधिकार आयोग से संबंधित, लोगों का किस तरह से हनन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप पढ़ते होंगे वहाँ पर। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 6-7 महीने से नेट वगैरह बंद रहा, वहाँ पर लोगों को नज़रबंद करके रखा गया। तो वहाँ पर तमाम मानवाधिकार आयोग ने बार बार कहा कि भाई ये तो लोगों के साथ किस तरह से आप कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तमाम आर्टिकल छपे थे अखबारों में और लगभग डेली आई जाते हैं उससे संबंधित आर्टिकल कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस तरह से उन्हें भी जीने का अधिकार है, इस तरह से रखने का अधिकार नहीं है कि आप बंदी में लाइफ टाइम उन्हें रखे रहें। ठीक है, तो ऐसे तमाम आर्टिकल्स वगैरह जो है आप अखबारों में पढ़ा कीजिए, बड़े अच्छे से समझाया जाता है, बड़े अच्छे से बहुत अच्छे वहाँ पे विशेषज्ञ जो होते हैं समझाते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके कुछ कानूनी प्रावधान से संबंधित वो आपने देख लिए। हाँ, अब मुझे याद आया, मुझे एक स्टूडेंट ने मुझसे ये कमेंट में करके ये कहा कि सर हम इन सब चीज़ों को, पूरी M लक्ष्मीकांत को याद कैसे करें। ठीक है, इसे मतलब याद कैसे करें। देखो, याद करने का तरीका ये है, सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर, पहली बात ये है कि आप हर चैप्टर के नहीं नोट्स के भी नोट्स बनाओ, एक क्विक रिवीजन नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने लैंग्वेज में। क्विक नोट्स एक तैयार करो, क्विक रिवीजन के पर्पज से शॉर्ट नोट्स तैयार करो। जैसे मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, अब मानवाधिकार आयोग वाले आप 5 लाइनें इस तरह से एक पेज पर, यानी कि एक छोटा सा पेज पर 5 लाइनों में इसे डिवाइड कर लो। ठीक है, यानी 5 लाइनों में कैसे कैसे डिवाइड करो। नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत इनकी जो गठन किया गया है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए ऊपर। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा, यहाँ पर नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति है, राज्यपाल है। ठीक है, हटाने का कार्य किसका है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, अब मैंने सेवा शर्तें कितनी कितनी होंगी, यानी ये सेवा शर्तें बता दी 3 साल के लिए होंगी या फिर 70 साल जो भी पहले हो। ठीक है, और फिर से रखा जा सकता है। ऐसे करके शॉर्ट में नोट्स बनाओ, कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल होंगे, ये होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, आपको क्विक रिवीजन के जरिए आपको सारे के सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। यकीन मानिए पूरी M लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है, लगभग आप अपने 25 से 30 पेजों की, जो रफली 25 से 30 पेज अगर आप A4 शीट वाले पेजों पर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उसमें आप पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत समराइज कर लेंगे, पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत तैयार हो जाएगी आपको। और आप अगर एक लंबे नोट्स, लेंदी नोट्स अगर बना के पढ़ रहे हैं तो पढ़ नहीं पाएंगे। देखिए, कार्य उद्देश्य वगैरह आप ऑलरेडी सब जानते हैं। जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स यही है किसके तहत इसकी स्थापना की गई है मानवाधिकार आयोग की। ठीक है, कैसे कैसे व्यक्ति आएंगे इसमें, कौन कौन से व्यक्ति एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित आप एक क्विक रिवीजन नोट्स बनाइए। ठीक है, और मैं आप लोगों से ये बात बोलता हूँ कि आप जितने भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी आप पढ़ चुके हैं, आप अकेले से बैठकर खुद के क्विक नोट्स एक तैयार किया कीजिए, कि ऐसे ही मतलब आधे पेज के अपने क्विक नोट्स अपने तैयार किए, जिसके जरिए हम हाल के हाल सारी चीज़ें रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सब चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मतलब ये नहीं है कि मयंक सर इसके बनवाएंगे नोट्स, क्विक नोट्स बनवाएंगे तभी आप पढ़ेंगे, आप खुद कर सकते हैं। मैंने आपको बस हिंट दे दी, और आपको हिंट दे दिया तो आप, आई होप आप ये बना भी लेंगे अपने सपने शॉर्ट नोट्स, उसी जरिए क्विक नोट्स के जरिए आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए उतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।